एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। बड़ी खबर से फिर शुरुआत करेंगे। गोली चलाने वाला आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। दिल्ली हिंसा मामले में फायरिंग करने वाला आरोपी असलम पुलिस की गिरफ्त में है। असलम ने ही गोली चलाई थी। पुलिस ने खुद इस बात को लेकर ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है। पुलिस ने असलम से पिस्टल भी बरामद कर ली है। दिल्ली हिंसा मामले में अभी तक 14 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। हिंसा के मुख्य आरोपी अंसार को भी पुलिस ने धर दबोचा। दिल्ली हिंसा में 8 पुलिसकर्मी समेत 9 लोग घायल हैं। अभी वहां निगम पार्षद से बातचीत कर रहे थे हमारे सहयोगी। वो ये कह रही थी कि यहाँ पर साहब ये जो हालात खराब हुए हैं इसकी वजह बांग्लादेशी और रोहिंग्या लोग हैं जो यहाँ पर बसे हुए हैं। यहाँ तक कि वो ये भी जिक्र कर रही थी कि यहाँ पर आईएसआईएस के झंडे तक लगे हैं, यानी देश हमारा और झंडे आईएसआईएस के भी यहाँ पर लगे हैं। ये उनकी तरफ से कहा जा रहा था। देखिए अभी क्या हकीकत है ये हमारे जो तमाम सहयोगी वहां पर बने हुए बताएंगे आगे चल के। लेकिन किरण पाल लगातार बने हमारे साथ में। किरण पाल, डीसीपी नॉर्थ वेस्ट की तरफ से कहा गया कि मामले में निष्पक्ष जांच होगी, वो इस बात को लेकर इंश्योर करती है, लेकिन यहां पर शांति व्यवस्था बनी रहे इसको लेकर उन्होंने कहा कि ये सामूहिक हम सबकी जिम्मेदारी है। किसी के भी बहलाने फुसलाने में या किसी भी तरीके के र्यूमर्स में आपको नहीं आना है। किरण पाल जी, अभी अमन कमेटी की मीटिंग का समापन हुआ है। जो स्थानीय मस्जिद के से लोग जुड़े हुए थे, मुस्लिम समुदाय के लोग जुड़े हुए थे, हिंदू समुदाय के लोग और जो सामाजिक कार्यकर्ता थे, उनसे जो ज़िले की डीसीपी हैं उन्होंने यही रिक्वेस्ट की है कि वो किसी भी तरीके का इलाके में रुमड़ ना फैलने दें और अगर कोई भी संवेदनशील या क्या नाम है किसी भी तरीके का कोई मसला सामने आता है तो उसे दिल्ली पुलिस के सामने रखें। हम खास बातचीत करते हैं। मैम, अमन कमेटी की मीटिंग हुई है, किस तरीके से अमन कमेटी के साथ में दिल्ली पुलिस चलेगी? देखिए क्या नाम है, बड़ी जिम्मेवारी है, जिले की डीसीपी हैं और इस समय की जो सारी जांच एजेंसी की टॉप प्रायोरिटी पे उन्हीं को रखा गया और सारी बातें आपने आला अधिकारियों को भी बताने की कोशिश कर रही हैं, तो बड़ा बिजी इस समय महसूस कर रही हैं और बड़ा ही उनके इस समय कहें बोझ और हर बारीकी पर काम कर रही हैं। किसी से भी अभी मीडिया कर्मियों से बातचीत नहीं कर रहे हैं। जो भी बातचीत थी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बता चुकी हैं। लोगों से बातचीत उन्होंने की और लोगों को एक मैसेज कन्वे करना था। इससे ज़्यादा अभी कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं। किरण पाल ने कोशिश भी की कि उनसे बातचीत की जाए, लेकिन फिलहाल वो बातचीत को तैयार नहीं है। लेकिन आप जिस निगम पार्षद से वहाँ पर बातचीत कर रहे थे उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि यहाँ पर माहौल ख़राब करने के पीछे 2 ही लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बांग्लादेशी और जो रोहिंग्या लोग वहाँ पर बसे हुए हैं। जी, कहीं ना कहीं जो ये सारा मामला है 2020 में एनआरसी सीएए का मामला था। एक बड़ा ही अहम चीज़ें निकल कर आई कि सीएए एनआरसी को लेकर ये वही कुशल चौक है जिस पर पहले भी 2020 में माहौल बिगड़ने की आशंका थी। मतलब ये है कि समय रहते तब भी इसे कंट्रोल किया था। है इसकी चिंगारी दरअसल जो पिछली बार सीएए एनआरसी को लेकर जो पूरा बवाल हुआ था और दिल्ली जली थी, दिल्ली में खूब लोगों की हत्याएं हुई थी, वो आज अब भी लोगों के सीने में दबी हुई है। इसका मतलब जिसके कारण वो चिंगारी जब जब सुलगती है तो आग दिल्ली में लगती है और जहांगीरपुरी में भी वही हुआ। आज भी कहीं ना कहीं चिंगारी की तरह लोगों के दिल में है। जी, 20 फरवरी 2020 का वो दिन जिस जगह जब दिल्ली के अंदर कत्लेआम हुआ था वो कहीं ना कहीं चिंगारी दबी सी थी, वो निकल कर अब सामने आई, लोगों को मौका मिला और जी ये असामाजिक तत्वों को इन्होंने पूरा जोड़ दिया। जिस तरीके से अंसार का नाम सामने आया कि उसने दहशत फैलाने का कोई मौका नहीं छोड़ा। असलम जिसके पास से पिस्टल भी बरामद हुई, जो गोलियां लगातार चला रहा था, ये कहीं ना कहीं वही चिंगारी है जो अब निकल कर सामने आ रही है। हो रहा है क्या ये वो लाइसेंस पिस्टल है या फिर ये अवैध असला उसके पास में था, इसको लेकर भी कोई जानकारी मिल पा रही है। और दूसरी बात ये कि जिस यहाँ पर अंसार का जिक्र हो रहा है, ये अंसार है कौन, इसका बैकग्राउंड है क्या ये कोई रोहिंग्या या फिर बांग्लादेशी है या फिर ये यहीं का ही है, इसको लेकर भी कुछ खुलासे हो पाए क्या किरण पाल अभी तक? देखिए, बांग्लादेशी है या यहीं का ये कह पाना क्या नाम है बड़ा कठिन होगा, पर अगर इसकी बात करें तो इलाके में कोई भी इसके नाम से ऐसा नहीं है जो पीछे हो जिसे ना पता हो कि इसके क्या धंधे हैं।
क्योंकि सभी लोग जानते हैं किस तरीके के धंधों के अंदर अंसार का नाम लिप्त है। और लगातार जो ये असलम है, जो ज्यादातर लोगों के नाम सामने, ये वही लोग हैं जो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के अंदर अपने हाथ रंगे हुए हैं। और इन्होंने जो पुलिस पर वार किस तरीके का ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, क्योंकि हमारी जानकारी के मुताबिक इसके खिलाफ पहले से भी कई और मामले दर्ज हैं, और अगर मामले दर्ज थे तो ये इतने सेंसिटिव, अगर इसके खिलाफ में केसेस दर्ज है तो ये बाहर कैसे आया? जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में लिप्त है, फिर जब ऐसा माहौल था तो ये बाहर कैसे आया? ये बहुत सारे सवाल हैं। जी, ये सवाल तो बहुत सारे हैं। कहीं ना कहीं जो हमारा न्यायालय है और क्या नाम है, कहते हैं ना, बड़ी मुश्किल से तो खाकी वर्दी वाले इन्हें क्या नाम है जेल की सलाखों के पीछे भेजते हैं, पर काले कोट वाले इनकी जमानत कर इन्हें बाहर ले आते हैं और यही मुश्किल बन के फिर खाकी वर्दी वालों के सामने आ जाते हैं। अच्छा, लेकिन जैसा हम जिक्र कर रहे थे किरण पाल इस बात का कि चिंगारी दबी थी और चिंगारी दबी है, तो चिंगारी को जब तक हवा नहीं मिलेगी वो आग का रूप नहीं धारण करेगी। इस बार इस चिंगारी को हवा कैसे मिली? कुछ लोगों से पीयूष ने बातचीत की, एक वहां पर शख्स थे जिन्होंने ये कहा कि साहब मामला इसलिए ज्यादा बिगड़ गया क्योंकि वहां पर जो लोग निकल रहे थे शोभा यात्रा से, उन्होंने वहां पर झंडा बांधने की कोशिश की और उसके बाद यहां पर ये पूरा माहौल इतना ज्यादा खराब हो गया। फिर सवाल ये उठा कि साहब अगर ऐसा था तो एकाएक हॉकी स्टिक, पत्थर, लाठियां, बंदूकें कैसे निकल कर आ गई तुरंत? जी, अगर जब हम बात करें सी ब्लॉक की जो मार्केट है उससे मस्जिद की तरफ जब आई तो बताया जा रहा है कि कुछ लोगों का कहना है कि जो अंसार है उसने जिस के अंदर डीजे बज रहा था उस गाड़ी को रोका, जिसके बाद में लोगों के अंदर काफ़ी से क्या नाम है कि आखिर क्यों इस गाड़ी को रोका गया, उनके बीच में तना रस्साकसी शुरू हो गई। और उसके बाद में क्योंकि अभी तक भी है ना ऐसा कोई वीडियो सामने नहीं आया है जिसके अंदर मस्जिद पे झंडा बांधने की कोशिश की गई हो, क्योंकि ये जो मस्जिद के पास झंडे पड़े हुए हैं, क्योंकि अफरा तफरी हुई उस समय पे चारों तरफ क्या नाम है लोगों की चप्पलें छूटी हुई थी, इधर उधर पत्थर पड़े हुए थे, कांच पड़ा हुआ था, परंतु ऐसा कहीं भी अभी तक वीडियो सामने नहीं आया है कि जिसमें मस्जिद के ऊपर झंडा बांधने की कोशिश की गई हो। ये लोग बता रहे क्योंकि वो एक पक्ष था। अगर हम यहाँ बात करें तो सिक्के के दो पहलू, तो दोनों पक्षों की बात रख रहे हैं, दोनों पक्ष अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, पर ये जांच का विषय है और पुलिस लगातार इसी जांच में जुटी हुई है कि आखिर ये जो हिंसा अच्छा, आप जिस अंसार का जिक्र कर रहे हैं, अंसार असलम, वजह क्या थी? और क्योंकि आप तो दिल्ली की नस नस से वाकिफ हैं और यहाँ पर हर गैंग को लेकर यहाँ के जो अपराधी हैं उनसे भली भांति वाकिफ, किरण पाल, तो आपने जिक्र किया कि ये जो अंसार और असलम हैं इनके क्या कुछ धंधे हैं, यहाँ के सब लोग जानते हैं, तो क्या कुछ धंधे हैं अंसार और असलम के? कैसे काट? शिवपाल, आवाज पहुंच रही है क्या आप तक? किरण पाल, आवाज पहुंच रही है आप तक? किरण पाल तक आवाज नहीं पहुंच रही है, दोबारा से प्रयास करेंगे बातचीत करने का। लेकिन देखिए लगातार ये बड़े सवाल बने हुए हैं, दिल्ली में जो हिंसा है वो भड़की कैसे? अगर ये सब कुछ प्रायोजित था तो एक ये भी बात है कि तमाम इंतजामातों के बाद हालात कैसे बिगड़े इतने तक भी। लेकिन एक यहाँ पर अच्छी बात ये भी है कि तुरंत पुलिस ने इस पूरे हिंसा मामले पर कंट्रोल किया। किरण पाल लगातार मेरे साथ मेरे सहयोगी बने हुए। किरण पाल, आवाज मिल रही है तो जरूर ये बताइएगा कि जिस अंसार असलम का जिक्र आपने किया कि ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में शामिल रहे हैं, इनकी मैं चाहूंगी कि जरा हिस्ट्री क्या है वो आप जरूर बताएं पूरी। जी, जिस तरीके का लोगों से पता चल पाया है कि इनका जुए सट्टे का व्यापार इलाके में चल रहा था और पिछले कुछ महीनों से पुलिस की वजह से उस पर रोक लगी हुई थी। कहीं ना कहीं जो पुलिस पर हमला हुआ है वो भी इस तरीके की बातें निकलकर सामने आई है। अच्छा। कि पुलिस को जो धर दबोचने की कोशिश की गई इन लोगों के द्वारा, क्योंकि कई लोग ऐसे थे भीड़ के अंदर जिन्होंने ये भी कह सकते हैं कि प्लानिंग है, क्योंकि जिस तरीके से लोग बिना मास्क के और बिना मफलर के क्या नाम है पथराव कर रहे थे, वहीं कुछ लोग जो बड़े उग्र तरीके से इस सारी हिंसा में शामिल हुए, उन्होंने चेहरे ढके हुए थे और वो लगातार आगजनी की तरफ भी दिखाई दिए। मैं
आपको दूसरी तरफ दिखाऊं, वो यहाँ पर कल रात जो आगजनी हुई थी, जिसकी पास में स्कूटी थी, स्कूटी को पुलिस ने मौके से हटा दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोगों के बीच में संवेदन बनी हुई थी। यहाँ पर आगजनी की गई, ये मात्र 50 मीटर की दूरी पर है उस चौक से। छोटे छोटे बच्चे हैं और पुलिस लगातार इन छोटे छोटे बच्चों को किनारे कर रही है, लेकिन एक छोटा सा बच्चा इधर उधर घूम रहा है। अगर उससे आप बात कर पाए, कल उसने भी कुछ देखा क्या? जी जी जी, ये बच्चों के लिए तो ये एक माहौल मजाक का या मेले सा या एक अद्भुत सा हो गया, परंतु इन बच्चों को कुछ भी इस तरीके का नहीं पता है कि इनसे जब बात करने के लिए की कोशिश करो तो ये कहीं ना कहीं दरकिनार कर लेते हैं अपने आप को। मैं आपको एक और क्या ना हैरत अंगेज तस्वीर दिखाता हूँ। यहाँ आगजनी हुई और इस आगजनी से मात्र 10 कदम की दूरी पर वो दुकान है जिसे लूटा गया। मैं आपको दिखा दूँ, यही वो दुकान है जिसे लूटा गया। और आगजनी के बाद में यहाँ तक वो जो हुड़दंगी थे वो बढ़े और इसके बाद में आगे पथराव, वो इससे आगे नहीं बढ़ पाए। अगर हम बात करें कि ये वो चौक है और चौक से 10 कदम की मात्र दूरी पे है, तो अगर बात करें तो जो चौक के 10 कदम की दूरी पे है, ये सारा जो माहौल है वो कहीं ना कहीं यहीं पर होके रह गया। अगर बड़ी बात होती तो इसे बड़ा संभाला जा सकता था, और जो पुलिस ने है बड़ी अगर सतर्कता नहीं दिखाई होती तो एक बड़ा हादसा, क्योंकि आगे जो है वो और भी हिंदू बस्तियां थी, वो कहीं ना कहीं भारी नुकसान का सामना हो सकता था। नुकसान का सामना हो सकता था। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पुलिस की पूरी फोर्स तैनात है, लगातार खुद डीसीपी यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह की ओर से निर्देशित किया कि तमाम आला अधिकारी खुद मौके पर पहुंचकर मौके का न सिर्फ मुआयना करें बल्कि इस पूरे मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जल्दी से जल्दी उनकी गिरफ्तारियां होनी चाहिए। अब तक क्या कुछ आंकड़ा पहुंच चुका है गिरफ्तारियों का, किरण पाल? अगर गिरफ्तारियों की बात करें तो सुबह पे पहले 9 गिरफ्तारियां सामने आई थी, उसके बाद में 5 और गिरफ्तारियां सामने आई है, क्योंकि जो इस सारे हिंसा को लेकर है 10 टीमों का गठन हुआ है। कुछ टीमों का काम है कि वो जो सीसीटीवी हैं उनकी पहचान करे, जो हमें वीडियोस मिल पा रही हैं उनमें जो हुड़दंगी दिख रही है उनकी पहचान करे, और इन सारी पहचान के बाद में जो लोग हैं उन्हें आइडेंटिफाई करके पकड़ने के लिए अलग टीम है। तो ये केवल एक टीम का कर पाना काम नहीं था, इस पे जो तमाम टीमें हैं काम कर रही है, और इसके कारण लगभग 10 टीमें काम कर रही हैं इसको लेकर। और बात करें तो अहम जो लोग थे, जी 10 टीमें इस पे लगातार काम कर रही हैं। कुछ लोग जो आसपास के लोगों ने छतों से वीडियो बनाई है अपने फ़ोन कैमरा से, पुलिस उनसे भी वो वीडियो लेने की कोशिश कर रही है और पता लगा रही है कि उन वीडियो के अंदर कौन कौन लोग हैं जो इतनी बड़ी हिंसा को बढ़ाने का काम कर रहे थे। आखिर क्यों ये चिंगारी कहाँ से भड़की और कौन कौन लोग हैं। अंसार भी कहीं ना कहीं उसी वीडियो के सहारे सामने आया, लोगों से पता किया कि दहशत फैलाने का इसने काम किया था, और इसी के सहारे देखिए मैं आपको दिखा दूं, मैं कुशल सिनेमा का जो चौक है उसके बिल्कुल नजदीक हूं। ये 2020 फरवरी की जब CA-NRC का मुद्दा भटका था तो इसी जगह इसी तरीके का माहौल बना हुआ था, और जो दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय के लोग थे, इस तरफ हिंदू समुदाय के लोग थे, और बीच में पुलिस बैरिगेटिंग के लिए तैयार थी, और इस सारे माहौल को भड़कने से पुलिस ने पूरी तरीके से रोका था। उस समय ना ही कोई घायल हुआ था, ना किसी प्रकार की कैजुअलिटी हुई थी, और जो दोनों समुदाय के लोग हैं उन्होंने अपने अपने समुदाय के लोगों को समझाने की कोशिश करी, और पुलिस के तालमेल के साथ में उस समय किसी भी तरीके का, अगर हम बात करें कि भजनपुरा से यहाँ वो चिंगारी का एक अंश भी नहीं पहुंच पाया था, जिससे कि यहाँ लोग शांति प्रिय से रह सके, परंतु वो चिंगारी इस मौके पर हनुमान जयंती के जुलूस पर इस तरीके से भड़की कि इसने एक हिंसा का रूप ले लिया। मतलब कई सारे फैक्टर्स कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि निकल कर आए। किरण पाल, आपके पास हम वापस लौटते हैं। देखिए 2020 में भी यहां तक चिंगारी नहीं पहुंची थी, लेकिन आज हनुमान जयंती के मौके पर जो यहां पर हुआ है वो चारों तरफ चर्चा का विषय बना हुआ है, और एहतियातन कई राज्य अपने वहां पर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पहले से व्यवस्था कर चुकी है ताकि कोई भी माहौल खराब ना कर पाए। इस बीच देखिए गौतम गंभीर बीजेपी के सांसद ने इस पूरे हिंसा के बाद में क्या कुछ कहा, जरा एक बार वो सुन लीजिए। यात्रा पे हुआ पथराव बड़ा ही दुखदायी है। ये दिल्ली की सोच और दिल्ली के कल्चर के खिलाफ है। मैं सभी से अपील करता हूँ कि शांति बनाए रखिए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष हैं आदेश गुप्ता, उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए।
को हनुमान जयंती जन्मोत्सव की बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और जिस तरह से दिल्ली के अंदर जहांगीरपुरी इलाके में जो सांप्रदायिकवादी ताकतों ने, जो उपद्रवियों ने हनुमान जन्मोत्सव पर निकाली जाने वाली शांतिपूर्ण ढंग से उस शोभा यात्रा के ऊपर जो पथराव किया, वो मात्र एक संयोग नहीं, एक बहुत बड़ी साजिश है। और इस साजिश की भारतीय जनता पार्टी बहुत निंदा करती है। जो भी इसमें दोषी है, जिन्होंने दिल्ली का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, जहांगीरपुरी इलाके में पथराव किया शोभा यात्रा पर, उनको सजा मिलनी चाहिए और दिल्ली पुलिस उस काम को जरूर करेगी। और मैं स्वयं भी माननीय गृह मंत्री जी से भी बात करूंगा। लेकिन सवाल उठता है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार जिस तरह से आए दिन दिल्ली के उन इलाकों में, अनऑथराइज्ड कॉलोनी के अंदर, जहांगीरपुरी हो या जमुना पार हो या दिल्ली के ऐसे इलाके जहां पर बहुत कंजेस्टेड आबादी है, वहां पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी बड़ी संख्या में घुसपैठ कर रहे हैं और दिल्ली सरकार उनको बिजली के कनेक्शन, पानी मुहैया करा रही है। तो ऐसे में दिल्ली सरकार की भी ये जवाबदारी है कि उन लोगों को, ऐसे सांप्रदायिक उपद्रवियों को वो संरक्षण क्यों दे रहे हैं। दिल्ली हिंसा पर बीजेपी सांसद हंसराज हंस से न्यूज़ वन इंडिया संवाददाता किरण पाल ने खास बातचीत की है। इसी पूरे विषय को लेकर सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हनुमान जयंती के मौके पर हुई पत्थरबाजी और आगजनी को लेकर जो बवाल हुआ, उस सारे बवाल के बाद में पुलिस ने इस सारे के सारे बवाल को कंट्रोल में लिया। और इस कंट्रोल को देखने के लिए हमारे साथ भाजपा सांसद हंसराज हंस जी मौके पर मौजूद है। सर, जिस तरीके से बवाल हुआ और जगह जगह अलर्ट जारी कर दिया गया दिल्ली पुलिस ने मौके पर कि ज़्यादा कुछ बवाल ना बढ़े, उसको लेकर किस तरीके से क्या बवाल होते होते बच गया, हुआ नहीं। कोशिश थी कुछ नेगेटिव पावर्स की, शुक्र है भगवान का कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। किसी तरह की अफवाह पे यकीन ना करें, सारा मामला अंडर कंट्रोल है। और प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री साहब तो अभी तक जाग रहे हैं, मिनट मिनट की खबर ले रहे हैं। थैंक्स टू ऑल फोर्सेस, दिल्ली पुलिस का भी, और जिन्होंने इतना इंटेलिजेंट वे से यानी टैकल किया। और मैं बार बार आ रहा था, भीड़ ही ऐसी थी, फिर मैं थोड़ा अवॉइड किया। अभी नींद नहीं एक्चुअली आ रही थी, तो मैं उठ के मैंने कहा मैं अपने इलाके का, अपने लोगों का हाल तो देखें जाके क्या मंजर है। सर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि केंद्र की जिम्मेवारी बनती है, केंद्र इस पर खास ध्यान दे, जो तमाम एजेंसियां हैं उन्हें अलर्ट जारी करने के लिए कहें और सिचुएशन को कंट्रोल में लेकर आएं। ये बड़े लोग हैं, इनको मैं यही गुजारिश करता हूं कि ऐसे मौके पे हम सबकी जिम्मेवारी बनती है। एक दूसरे इसमें सियासत ना करो, फॉर गॉड सेक में सियासत ना करो। देखो, हर शख्स ने एक दिन मर जाना है, मरने से पहले ये सोचो कि हिसाब किताब ज़रूर देना पड़ना है अपने लोगों का, जिन्होंने तख्त व ताज पे हमें बिठाया है, चाहे वो सेंटर की सरकार है या दिल्ली की सरकार है। अगर सेंटर सरकार लगी हुई है, अभी तक नहीं सोए गृह मंत्री, तो सो नहीं पा रहे और हम लोग भी जाग रहे हैं। तो सीएम साहब, आप भी ऐसे, आपकी भी दिल्ली है, हमारी भी दिल्ली है, हमारे लोग हैं, अरे लोगों को बचाओ। ये ना कहो उसकी जिम्मेवारी, इसकी जिम्मेवारी, ये अपने लोग हैं, हमारे भाई हैं, बहन हैं, बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं। आप देखो तो सही, 84,000 यूनिट के बाद इंसान का जामा मिलता है। हर शय दोबारा बना लोगे, इंसान एक दोबारा मुर्दे में जान डाल सकते हो आप? अगर डाल नहीं सकते तो लेने का क्या हक है? तो शुक्र है भगवान का कोई नुकसान नहीं हुआ। इस पे कोई हमें सियासत नहीं करनी चाहिए। सर, इस पूरे बवाल को प्री प्लान बताया जा रहा है कि पहले से ही साजिश की जा रही थी, इसको लेकर क्या? ये प्री प्लान्ड ही है। इंटरनेशनली को बैरूनी मुल्क या को पता नहीं किस कंट्री की साजिशें हैं, अदरवाइज ये सीरीज़ हो रही है, पहले किसी और स्टेट में इधर उधर हो रहा है। तो इससे ही आइडिया लगा लो कि धर्म धर्म का दुश्मन नहीं है, भाई भाई का दुश्मन नहीं है, लेकिन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें इस साजिश
को कामयाब नहीं होने देना। हमने भाईचारा बनाए रखना है इसको। सर, अपने इलाके के लोग और ये बाकी जो लोग हैं जो देख रहे हैं, जिनकी इस टाइम नज़रें जो हैं जहांगीरपुरी पर टिकी हुई हैं, उन सभी लोगों के लिए क्या अपील रखना चाहेंगे? मेरी हाथ जोड़ के यही बेनती है कि आपसी भाईचारा बनाए रखो। मुझे यकीन है, मैं घूमता रहता हूँ, पहले भगवान की दया से पूरी दुनिया में घूमा हूँ संगीत की वजह से, अब सियासत की वजह से पूरी दिल्ली में, अपने इलाके में लोगों में बहुत प्यार है यार। तो ईद पे सेवैयाँ बनाते हैं, हनुमान जयंती पे प्रसाद बांटते हैं, हर मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, सब महल्लों में सब इकट्ठे हैं। ये अजीबो गरीब नफ़रत फैलाई जा रही है। ये प्लीज़ इस कोई अफवाह पे यकीन नहीं करना, खुद तहकीकात करके फिर सोच के फिर डिसाइड करना है। डिसाइड यही करना है कि हम सब एक की औलाद हैं, एक ही जगह से आए हैं, एक ही जगह जाना है। यही दुनिया पैराडाइज है, इसको दोज़ख नहीं बनाना। सर, जिन्होंने ये हुड़दंग मचाने की कोशिश करी और शांति भंग करने की कोशिश करी, उन बवालियों पर किस तरीके से लगाम लगाएंगे और कार्रवाई करवाएंगे? तो सख्ती से कार्रवाई होगी जिन्होंने ऐसा कोई करने की। बाकी लोग पैनिक हो जाते हैं, दरअसल करना नहीं कोई चाहता होता, अफवाहें फैल जाती ना, इधर कोई मार दिया, वो ऐसे हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो उस पैनिक माहौल में कुछ ऐसा हो जाता है। कोई नहीं, अपने भाई बहन हैं, बच्चे हैं, कोई ऐसी बात नहीं। जो शरारती होगा वो बचेगा नहीं, जो असली साजिश होगा वो बचेगा नहीं। कहाँ से साजिश हुई जल्दी एक्सपोज हो जाएगा। तो ये थे हमारे साथ खास बातचीत में सांसद हंसराज हंस, जिन्होंने बताया कि जिसने भी इस साजिश को अंजाम देने की कोशिश करी है वो बचेगा नहीं और आपसी भाईचारे के रंग को सियासत का रंग ना देने की कोशिश करे। किरणपाल सिंह, दिल्ली। राजधानी दिल्ली। कानपुर के निराला नगर मैदान में विश्व हिंदू परिषद रामोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यहां करीब 1 लाख भक्तों के आने की संभावना है। इस रामोत्सव कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण पुष्पक विमान है, जो कि 3D तकनीक के साथ चमचमाता हुआ नजर आएगा। इसी के साथ इस पुष्पक विमान में पहली बार एक साथ भगवान राम के 6000 स्वरूप बैठे नजर आएंगे। तो ये तस्वीरें उसी पुष्पक विमान की आपके सामने 3D तरीके से ये पुष्पक विमान तैयार किया गया है। इसी पुष्पक विमान पर बैठकर भगवान श्री राम वापस लौटे थे युद्ध फतेह करने के बाद में। तो आज ये पुष्पक विमान आप देख रहे हैं, इसी पुष्पक विमान को 3D रूप देकर इसको सजाया गया है और यहाँ पर 6000 भगवान के अवतार यहाँ पर रहेंगे भगवान श्री राम के। विश्व हिंदू परिषद के द्वारा कानपुर के निराला नगर रेलवे मैदान में रामोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जहां रामोत्सव के आयोजन में 6000 भगवान राम के स्वरूप अलग अलग भेष में नजर आएंगे। हम इस समय उसी कानपुर के निराला नगर रेलवे मैदान में मौजूद हैं, जहां पर ये देखिए पुष्पक विमान का मंच पूरी तरीके से तैयार किया गया है। पुष्पक विमान की बात करें तो जिस तरीके से भगवान राम श्रीलंका से रावण का वध करके अयोध्या लौटे थे, तो पुष्पक विमान के ही जरिए वो अयोध्या आए थे। उसी तरीके से यहाँ पर जो मंच तैयार किया गया है वो यहाँ पर पूरी तरीके से मंच बनाया गया है। इस मंच की बात करें तो इस मंच पर लगभग 6000 भगवान राम के स्वरूप आज यहाँ पर मौजूद होंगे। भारत के 6000 गाँवों से हर गाँव से बच्चे को भगवान राम के रूप में बनाकर यहाँ पर लाया जाएगा। ये देखिए हमारे ठीक पीछे आपको दिखा दें कि जो मैदान है वो पूरी तरीके से यहाँ पर सज कर तैयार है। पूरे मैदान में पूरे भगवा झंडे पूरी तरीके से लहरा रहे हैं। पूरा अयोध्या नगरी की तरीके इस पूरे मैदान को सजा दिया गया है। जब शाम को यहाँ पर तकरीबन 6 बजे का कार्यक्रम यहाँ पर शुरू होगा। यहाँ पर भारत के सबसे बड़े बड़े संत महात्मा यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ आमंत्रित किए गए हैं। मुख्य वक्ता के रूप में यहाँ साध्वी रितम्बरा जी मौजूद रहेंगी, तो वहीं भैया जी जोशी विश्व हिंदू परिषद की तरफ से यहाँ पर लोगों को संबोधित करेंगे। आपको दिखा दें कि देखिए सबसे ज़्यादा आकर्षण का जो केंद्र है वो आकर्षण का केंद्र ये पुष्पक विमान यहाँ पर बनाया गया है और जो अपने आप में सबसे खास नज़र आ रहा है। इस पुष्पक विमान की बात करें तो तकरीबन 80 फीट ऊंचा और तकरीबन 90 फीट चौड़ा ये पुष्पक विमान बनाया गया है। यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद का दावा है कि जिस तरीके से उनका ये उद्देश्य है कि हर घर में बच्चा राम है, इस नारे को बुलंद करने के लिए और हिंदू जनमानस की एकता का माहौल पैदा करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन विश्व हिंदू परिषद कर रहा है। सूरज पांडे, न्यूज़ वन इंडिया, कानपुर। फिलहाल आपसे ले रहे हैं इजाजत, नमस्कार।